ओके, नाउ इट स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ऑल राइट, सो ये वाला गेस्ट था जो मैंने 9 मार्च को अपने जो इंस्टा के पेज पर अपलोड किया था। और इसके मुताबिक जो पेपर 1 का जो गेस्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑलमोस्ट 100% आया था। और अब जो पेपर 2 का गेस्ट है, ये मैंने ऑलमोस्ट जो अभी आपके साथ स्लाइड शेयर की थी उसमें यही टॉपिक्स हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपको नहीं बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लिखा हुआ है कि आई फील की हदीस नंबर 2 एंड यहाँ पर हदीस नंबर 5, 7, 9, 12 एंड 17 हदीस आई फील आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से हदीसें सेट हो सकती हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 to 5 है, वो मिस ऑलरेडी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। नहीं साहब की आवाज नहीं है। आवाज क्लियर है। थैंक यू बेटा, बिल्कुल क्लियर आवाज है। ठीक है। अभी जो मैंने आपसे स्लाइड शेयर की थी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की, वो बेसिकली मेरा गेस ही था। और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 उसमें नहीं था, वो मेरे यहाँ पर लिखा भी हुआ। और अगर आपने मजीद इसको डिटेल में देखना है तो आप मेरे इंस्टा के पेज पर जाके देख सकते हैं। मैंने वैसे पिन भी की हुई है वो पोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट उसमें हम आ जाते हैं, क्योंकि हमारी भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात बोलती हूँ कि पेपर 2 का गेस या कोई भी गेस पेपर का हो, वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। एक बात बेटा आपने याद रखनी है, वो चाहे मैं हूं, चाहे वो कोई भी XYZ टीचर हो। मैं बच्चों को एक बात समझाती हूँ कि आपने गेस्ट को एज अ गेस्ट लेना होता है। मैंने कभी आज तक अपनी लाइफ में ये क्लेम नहीं किया कि मेरा गेस्ट जो है वो ऐसा है कि वो हर दफा 100% आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गेस्ट हर साल बहुत अच्छा आता है। इस दफा 100% आया है, पिछले साल 60 to 70 या 80% था। तो इस तरह ये वेरी करता रहता है। ठीक है, तो कभी किसी टीचर का गेस्ट नहीं भी आता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि टीचर इज नॉट कॉम्पिटेंट। गेस्ट क्या है, टीचर ने अपने एक्सपीरियंस से फील किया है कि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, ये एक्सपेक्टेड है, तो आप इसको बस इस तरह से ही लें। इसकी इतनी हाइप क्रिएट कर देना, इसके करना जी मुझे फलाने का वो गेस्ट नहीं मिला अभी तक, क्या होगा पता नहीं, मेरी तैयारी कैसी, अगर वो गेस्ट नहीं मिलेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी या मर जाऊंगा, मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। कोई भी गेस्ट हो, किसी का भी गेस्ट हो, आपने उसको एज अ गेस्ट लेना होता है। दिस मीन्स के एक चेक लिस्ट कि क्या आपने, आपके पास जितने भी गेसेस आए हैं मुख्तलिफ स्कूल्स के, मुख्तलिफ टीचर्स के, क्या मैंने इन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। और अगर मैंने कवर नहीं किया हुआ तो उस चेक लिस्ट में आप उसको सर्कल कर दें, आप उसको हाईलाइट कर दें कि मैंने इसको अभी अच्छी तरह से तैयार करना है। इतनी ही गैस की इंपॉर्टेंस होती है, इससे ज्यादा गैस की इंपॉर्टेंस नहीं होती। ट्रस्ट मी, आपकी तैयारी इन गैसेस से ज्यादा अच्छी हुई होती है, क्योंकि हर बच्चा इस वक्त चाहता है, चाहे उसकी क्लास में परफॉर्मेंस थी या नहीं, कि उसका A स्टार आए या A आए। ऐसा ही है। कोई भी बच्चा इतनी फीसेस दे के वो ये नहीं कहेगा कि मैं बस सिर्फ गेस्ट पे रिलाई करके चला जाऊंगा। जितने भी हॉल में आपके बच्चे बैठे होंगे सब ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ गेस्ट करके आए हैं, बाकी हम कुछ नहीं करके आए, क्योंकि बेवकूफी है। तो जब आप इतने समझदार हैं तो गेस्ट पे भी उतना ही रिलाई करें जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है। एज अ चेक लिस्ट उसको हदीस समझ के अपने सर पे आपने बिल्कुल सवार नहीं करना, वो किसी का भी गेस्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। ओके, अब है टिप्स टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ व्हाट आर द टिप्स टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1? सबसे पहली बात, ए पार्ट में जब भी आपने जो मेन टीचिंग्स को एक्सप्लेन करना है, शुड वर्ड यूज नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसलेशन में लिख देते हैं कि जी दिस एक्सप्लेन्स दैट मुस्लिम शुड डू दिस, मुस्लिम शुड डू दैट। नहीं, आपने शुड वर्ड ए पार्ट में यूज नहीं करना। दूसरा, एक्सप्लेन only the main teachings. That means कि अगर hadith is about, for instance you are saying that modesty produce nothing but good, तो आपने बस बताना है कि modesty का मतलब क्या है, modesty में क्या क्या चीजें आ रही हैं, modesty की teachings को explain करना है। आपने उसकी बताना नहीं शुरू कर देना कि what should Muslims do and how they can practice modesty in their life। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नो रीफ्रेजिंग इज अलाउड। यू आर नॉट सपोज टू रीफ्रेज द ट्रांसलेशन। आप देखें कि वहां पर आपको ट्रांसलेशन गिवन है, अरेबिक गिवन है। अगर आप ट्रांसलेशन को ही, जैसे मैंने अभी बोला है मॉडेस्टी प्रोड्यूस नथिंग बट गुड, तो आप कह रहे हैं कि दिस हदीस सेज दैट मॉडेस्टी डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बैड एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी अनइवल एक्ट। तो ये दैट मीन्स कि आप तो बस उसी को रीफ्रेज कर रहे हैं। और रीफ्रेजिंग का मतलब है ट्रांसलेशन उठाई, आगे पीछे कुछ चीज लगाई और उसको एज इट इज लिख दिया। दिस इज रॉन्ग। rephrasing is strictly you may say forbidden or you may say that it's not allowed। ये आपने अपने बात को बांध लेना है। उसके बाद आ जाती है कि पार्ट बी में आपने क्या करना है। पार्ट बी में आपकी हमेशा जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा कि जो भी मेन टीचिंग आपकी ए पार्ट में आपने लिखी थी, पार्ट बी में आप उसकी जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैंने मॉडेस्टी वाले हदीस को हम उठा लेते हैं, आप बी पार्ट में लिखेंगे कि दिस हदीस एक्सप्लेन्स दैट मुस्लिम शुड अडॉप्ट मॉडेस्टी इन देयर लाइफ। ये एक जनरल स्टेटमेंट होगी। अब उसके बाद आपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से एग्जांपल्स देती हैं। अब इसका मतलब ये है
कि आपने बताना है कि प्रॉफिट सल्लम किस तरह से मॉडेस्ट है अपनी लाइफ में। मॉडेस्टी तो आपने एक्सप्लेन कर दी है। अब वो अगर प्रॉफिट सल्लम ने ए पार्ट में बोला है कि जी मॉडेस्टी प्रोड्यूस नथिंग बट गुड, तो आपने फिर बताना है कि प्रॉफिट सल्लम ने किस तरह प्रैक्टिस करके बी पार्ट में बताया कि किस तरह आप मॉडेस्टी प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट इन पार्ट बी, पहले प्रॉफिट सल्लम की, और फिर यहाँ आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आइडियली ये है कि आप प्रॉफिट सल्लम के एग्जाम्पल दें, फिर आप बताएं कि बाय फॉलोइंग हिज एग्जाम्पल्स हाउ मुस्लिम्स कैन प्रैक्टिस मॉडेस्टी इन देयर लाइफ, मॉडेस्टी इन देयर क्लोथिंग, मॉडेस्टी इन देयर एक्शंस, मॉडेस्टी इन देयर बिहेवियर। सो लाइक दिस, जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं देंगे दोनों की, और मुस्लिम्स की एग्जाम्पल्स होंगी, प्रॉफिट सल्लम की ओनली वन एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ, क्योंकि आप 2 नंबर के लिए इतना टाइम जाया नहीं करेंगे। जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, तब तक आप जो है आप उसको वो आप मार्क्स अचीव नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद लास्ट चीज आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ कोटिंग रेफरेंस इन पार्ट ए एंड पार्ट बी। बच्चे समझते हैं कि हमने अगर एक पार्ट में रेफरेंस दे दी है तो काफी है, हमें दूसरे पार्ट में देने की जरूरत नहीं है। कुछ कहते हैं जी हम बी पार्ट में दे दें काफी है, कुछ कहते हैं जी हम ए पार्ट में दे दें काफी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन को कुशन मिले, आप दोनों पार्ट्स में रेफरेंस दें, और रेफरेंस शुड बी फ्रॉम हदीस, नॉट कुरानिक रेफरेंस। जो बच्चे हदीस क्वेश्चन नंबर 1 में कुरान की रेफरेंस देते हैं, वो पैटर्न को ही वो सीआई को फॉलो नहीं कर रहे, एंड इट्स टोटली रॉन्ग। आई हैव सीन मेनी बुक्स एंड फ्यू ऑफ द बुक्स जिसमें ये बकायदा क्वेश्चन नंबर 1 को गलत अटेम्प्ट किया हुआ है। और इवन आप फरखंदा नूर की बुक ले लें, उसमें दोनों पेपर्स के क्वेश्चन नंबर 1 वो गलत अटेम्प्ट हुए हैं। और भी कुछ बुक्स हैं, कुछ ऑथर्स की हैं, जिसमें उन्होंने कुरान की रेफरेंस दी हुई है, हदीस में वो रॉन्ग है। आपने पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 में हदीस की ही, दूसरी हदीस की ही एग्जांपल्स देनी है, रेफरेंस देनी है, कुरान की नहीं देनी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई कंफ्यूजन है आपको? You have to be No, very miss. quick. All right. Thank you so much for responding. अच्छा जी, अब आगे आ जाता है कि how to attempt 10 marks question and 4 marks question. 10 marks question में एक बात बेटा आपने याद रखनी है, और वो ये है, यहाँ मैंने लिखा है that all I know is always harmful. इस बात का मतलब कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है मैंने क्यों ये लिखा है? मीन्स जो उन्होंने पूछा है बस वो बताने, मतलब अपना सारी नॉलेज नहीं अपना बता देना। ठीक है, इसके अलावा और कोई कुछ बताना चाहेगा? और किसी को क्या समझ आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि ऑल आई नो इज ऑलवेज हार्मफुल। अच्छा जी, ठीक है। ये तो आपने वही बात होगी ना, कर दी। यस, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब क्या है? टू द पॉइंट का मतलब है कि वही जो भी एक और स्टूडेंट ने कहा कि ऑल आई नो इज ऑलवेज हार्मफुल, मींस कि जितना आपसे पूछा गया है आपने उतना ही बताना है। बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं वो, और उस वक्त कहते हैं ये तो मुझे बहुत ज्यादा आता है और मैं इसमें ये भी लिख दूंगी, मैं इसमें ये भी लिख दूंगा। दिस इज रॉन्ग। आपको, मुझे ये बात पता होती है, जब मेरे बच्चे या जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं हॉल में, सब बहुत अच्छी और बेहतरीन तैयारी करके गए हुए होते हैं। जब वो बेहतरीन तैयारी करके गए हुए होते हैं, क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। जैसे आप टाइप्स ऑफ हदीस ले लें, अब क्वेश्चन में अगर पूछा हुआ है सही, हसन और ज़ईफ, बच्चे कहते हैं हमें तो इससे ज्यादा भी आता है, हमें तो मुतवातर भी आती है, हमें तो आहद भी आती है, हमें तो अजीज भी आता है, हम सारी टाइप्स लिख देंगे, उन्होंने 3 पूछी हैं हम सब लिख देंगे। दिस इज रॉन्ग। आपने इस पेपर में मजा ही यही है कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने याद की हुई है उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चंक्स उठा के कैसे क्वेश्चन में फिट इन करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कि ये जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है, सो व्हाट एवर यू आर सपोज टू राइट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्वेश्चन। अब 10 मार्क्स से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? 10 मार्क्स से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका कुछ ये है, एक मिनट चाहिए, हाँ जी, कि आपने सबसे पहले टाइम जो आपका, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 10 मार्क्स क्वेश्चन टू बी डन विद इन 15 to 17 मिनट्स। दिस मीन्स कि आपके पास, जी बेटा, जी पूछे। मिसेस का ये भी मतलब है ना कि 10 मार्क के क्वेश्चन में जाके उल्टी नहीं करनी, जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वही लिखना है। जी बेटा, ये आई यूज्ड टू से इन माय क्लास दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू वॉमिट। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल उल्टी नहीं करनी। जी मिस याद है, हाँ जी मिस याद है, ऐसा ही है। ओके। उसके बाद आपका आ जाता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 15 to 17 मिनट्स। उसके बाद एक और टिप है कि जी रीड योर क्वेश्चन थ्राइस। इसका मतलब है कि जब आप नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझेंगे तो आप समझें आपने आधा पेपर अटेम्प्ट कर लिया। बच्चे समझे बगैर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद समझे बगैर और जो वो सारा लिखना शुरू कर देते हैं धराधर, और बाद में पता चलता है क्वेश्चन तो किसी और चीज का था। ये ज्यादातर प्रॉब्लम तब आती है जब आप लोग
इस नदर मतन आता है। वो कई दफा बोलते हैं कि 6 ऑथेंटिक कलेक्शन ऑफ हदीस जो है वो हमारी बड़ी ऑथेंटिक थी और बच्चे समझते हैं ये फीचर ऑफ सासता आ गया, चलो जी हम वो लिख देते हैं। वो आगे उन्होंने पीछे ऑथेंटिसिटी पूछी होती है। आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधा नहीं पढ़ते। तो ये क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन 10 मार्क्स से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपका पहला इंट्रोडक्शन 10 मार्क्स में इज मैंडेटरी, कंक्लूजन इज मैंडेटरी। उसके बाद इन बिटवीन जितने भी पैराग्राफ्स होंगे योर आंसर शुड बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। पैराग्राफिंग के बगैर आपका अच्छा ग्रेड नहीं आ सकता। वजह ये होती है कि हमें हेडिंग्स वगैरह अलाउ नहीं होती, हमें बुलेट पॉइंट्स अलाउ नहीं होते हैं। तो हमने जब पैराग्राफिंग करने हैं तो वही हमारी हेडिंग्स और वही हमारी बुलेट पॉइंट्स का काम करते हैं। और इसी तरह हम रेफरेंसेस सेपरेटली लिखते हैं और जो हमारा मेन कंटेंट होता है वो हमारा मेन बॉडी होती है, वो डिफरेंट पैराग्राफ्स में आती है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, आई एम अनएबल टू सी, वेट, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है कि 4 मार्क्स से क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। 4 मार्क्स से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपने ज़हन में रखना है 5 to 6 मिनट्स हैं, और आपने एक चीज ज़हन में रखना है कि उसमें आपके नंबर ऑफ रीजंस और जो स्टेटमेंट्स हैं वो कितनी रिक्वायर्ड हैं। मैं बच्चों को 5 to 6 बोलती हूँ। द रीजन इज कि अगर आपका एक आध चीज अगर गलत भी होती है तो उसमें आपका ये होता है कि वो पॉइंट वो उसमें कॉम्पनसेट हो जाता है। सो आपने याद रखना है, जैसे कोई रीजन पूछा है या आपसे पूछा है कि कोई लेसन पूछा है, इंपॉर्टेंस किसी बैटल की पूछ ली है, तो आपने उसको डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन, या डिपेंड करता है कि डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्वेश्चन कि वो क्या पूछा गया, तो उसके रीजंस 5 से 6 या 5 देने हैं अगर कोई एक आध चीज, ताकि अगर वो गलत भी हो तो वो उसके अंदर कॉम्पनसेट हो जाए 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अब बच्चे इसमें सवाल एक और करते हैं कि रेफरेंसेस आर रिक्वायर्ड इन 4 मार्क्स क्वेश्चन और नॉट। ये भी क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड करता है। यूजुअली होता ये है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें रेफरेंस रिक्वायर्ड होती है और किसी में नहीं होती है। समटाइम्स आर्टिकल्स में होती है, उसमें आर्टिकल्स में होती है रिक्वायर्ड, और समटाइम्स नहीं होती। अगेन ये नेचर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको डील करना है। अब ये बात आपको समझ में आ गई, हाउ टू अटेम्प्ट 10 at 4 मार्क्स क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। मिस वैसे अगर आपके लिहाज से पहले हम 10 मार्क्स पे कर लें और एंड पे 4 मार्क्स पे करनी चाहिए या फिर साथ साथ करते हैं? इन बोथ वेज इट्स फाइन। ये बेटा आपकी अपनी लेवल ऑफ कंफर्टेबल है कि आप कितना किस तरह कंफर्टेबल फील करते हैं। आपको लगता है कि कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि 10 मार्क्स को जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो पहले वो बी पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो बिगनिंग ही बी पार्ट से करते हैं। मेंशन आपने प्रॉपर्ली करना है कि कौन सा पार्ट अटेम्प्ट कर लें, लाइंस में आपने लिखना है। इफ यू आर यूजिंग एक्स्ट्रा शीट तो जो लास्ट लाइन है उस पर आपने लिखना है कि दैट रिमेनिंग आंसर इज ऑन जो आपकी एक्स्ट्रा शीट है या लूज शीट नंबर जो भी आपकी वो होती है वो आपने लिखनी होती है। तो ये आपकी उसमें है कि इसमें कोई देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। हाँ, ये भी एक चीज होती है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी बच्चे पूछते हैं कि जी ए और बी पार्ट हम एक साथ ए और बी पार्ट करें या पहले ए पार्ट कर लें। जी बेटा, ओके। सो क्वेश्चन, ओके, बेटा इफ यू वांट टू आप ना 1 by 1 क्वेश्चन करें, ठीक है? इस तरह मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मेरे लिए भी समझाना मुश्किल हो जाता है। आप 1 by 1 यू कैन आस्क, इसीलिए मैंने आपको अलाउ किया। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बिकॉज यू आर मैच्योर इनफ कि हम लोग इसको एक मजाक वाला ना बनाएं, हम इसको सीरियस सेशन लें। और मैंने इसीलिए आपको एक एक्स्ट्रा टाइम दिया कि जितने बच्चे इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं वो हासिल करें। और सिंस इट्स नॉट कॉस्टिंग यू एनीथिंग तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो कोऑपरेट विद मी। ऑल राइट, आप कैलिफ कराएंगी? सॉरी, कैलिफ बेटा आई विल ट्राई कि मैं, क्योंकि टाइम हमारा बहुत शॉर्ट है और उसके लिए डेफिनेटली हमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो आई विल ट्राई कि मैं इसको वो करने की कोशिश करूं, जो स्पेशली उस सामान वगैरह को मैं कवर करवाती हूँ, क्योंकि आपको इसको रीजॉइन करना है। तो वो मीटिंग अगर हमारी इवन और 40 मिनट्स तक के भी जाती है तो इट्स फाइन, देयर इज नो इशू, यू कैन रीजॉइन दिस मीटिंग, ठीक है? मिस अगर हम कोई इररिलेवेंट चीज लिखते हैं तो उसके मार्क्स कटते हैं हमारे? बिल्कुल, आपका लेवल जो है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि आपके सारे वो लेवल ऑफ जो मार्किंग है वो आपकी L1 L2 L3 L4 तक होती है, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है? मिस हम स्लाइड स्किप कर सकते हैं अगर हमने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं तो स्लाइड स्किप कर सकते हैं? मुझे नहीं आपकी बात समझ आ रही, आप क्या पूछ रहे हो? मिस हम स्लाइड स्किप कर सकते हैं? कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते, ये आपने चीज याद रखनी है कि आप स्किप कुछ नहीं कर सकते। मिस अगर आप मतलब अपनी मर्जी से जिस तरह क्वेश्चन आप किसी तरह अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका मतलब फर्क पड़ता है उसका आपके टाइम मैनेजमेंट से? कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो? सॉरी,
जैसे अगर आप शुरू में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर आप ऐसे करते हो अटेम्प्ट, और मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और इनमें क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो आप। बेटा ये बात मैंने आपको पहले ही बोली है, ये आपकी उस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह कंफर्टेबल हो। ठीक है, आप जिस तरह भी कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लगता है कि आप इस तरह पेपर, डेफिनेटली आप 2 साल से करके आ रहे हो, जिस तरह आप टाइमली पेपर आप करते हो। कुछ बच्चे ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे एंड में करते हैं, और ये मैं उन लोगों को रेकमेंड करती हूँ जो स्लो राइटर्स होते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आप एंड में कर लें। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने जो मेंशंस है ना पार्ट्स, वो मेंशन आपने सही करना है। आपने एग्जामिनर को वहां तक पहुंचाना है जहां तक आपने जिस तरह जहां जहां आपने जो जो भी आंसर अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, मिस अगर मैं अपने पास से कोई हदीस लिखूं, उनको पता चल जाएगा? सॉरी कहाँ पे हदीस? अगर मैं अपने पास से हदीस लिख दूं, उनको पता चल जी जाएगा? बेटा बिल्कुल पता चल जाएगा, वो एक्सपीरियंस होते हैं, मुझे पता चल जाता है, वो तो मेरे ख्याल से मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस होते होंगे, क्यों नहीं पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। Sohaib, probably you are late, so you need to concentrate. All right, okay. ओके मिस। All right, so number I think this is clear how to do मिस 10 एक and 4 सवाल है marks question जी। मिस, अगर हमें जो गिवन हदीस होती है, अगर हम उसकी जगह कोई और हदीस का लिखा है तो उससे हम नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती? गिवन हदीस में आप कह रहे हैं कि जो आप थीम क्वेश्चन की बात कर रहे हो, या क्वेश्चन नंबर 1 में जो हदीसें, जो उन्होंने 4 हदीसें सेट की हुई हैं, आप उनकी बात कर रहे हो? मिस क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। तो बेटा वो जो उन्होंने जो हदीस पूछी हुई है, तो उसके अंदर आप रेफरेंस की तो नहीं बात कर रहे, या आप उसकी नहीं एक्सप्लेनेशन मिस, मैं कह रहा हूँ कि अगर उस हदीस की जगह कोई और हदीस हम तो अगर बेटा ये तो लिखा है। डेफिनेटली आपने इररिलेवेंट लिख दिया ना, उन्होंने सवाल आपसे कुछ और किया और आप जवाब कोई और दे रहे हैं। कुछ हदीसें हैं ओके जो ओवरलैप करती हैं, जो ऑर्फन से रिलेटेड है, तो वो कई दफा बच्चे अगर इधर उधर कर देते हैं तो वो कॉम्पनसेट की जा सकती है, लेकिन बाकी नहीं हो सकती। तो जो उन्होंने पूछा आपने यस उसी कोई वो करना है। ठीक है बेटा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके नेक्स्ट, ओके अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे चलते हैं, ताकि हमने वो भी करना है, हमने कैलिक्स वगैरह भी करने हैं। अब नेक्स्ट चीज है डिस्कशन ऑफ टॉपिक्स। अब डिफिकल्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें हदीस, इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस, ये मैं आपसे पूछूंगी कि आपको किस किस में इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है हदीस से रिलेटेड। अच्छा, ये मीटिंग आफ्टर 2 मिनट्स जो है ये एंड हो जाएगी, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन रीजॉइन दिस मीटिंग। ऑलराइट, सो क्योंकि अब हमने टॉपिक वाइज डिस्कस करना है कि ये इस टॉपिक्स को लेके, जिसमें मैं हज की ऑब्जर्वेंस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, कैलेंडर का आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके, अब आप मुझे आप बताइए कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस में आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है? जी बेटा। ठीक हो वैसे रिकॉर्डिंग शेयर होगी इसकी? बेटा वो मैं इसको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब आप मुझसे पूछें, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इस हिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस में कोई स्पेसिफिक टॉपिक, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। मिस कंपाइलेशन ऑफ हदीस की बेसिकली आपकी जो स्टेजेस आती हैं बेटा, 3 आती हैं। एक आपकी आती है एक कंपाइलेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आती है आफ्टर हिज डेथ, और तीसरी आती है एट द टाइम ऑफ सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर। ये 3 स्टेजेस आपने समझनी है। इन 3 स्टेजेस को हम बोलते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी जो आ जाती है सक्सेसर ऑफ द कंपेनियंस, जिनको हम ताबईन कहते हैं, और दूसरे ताबईन चल जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका एक दफा पेपर सेट भी ऐसे हुआ था जिसमें ताबईन के फीचर्स आके थे, दैट इज फीचर ऑफ साहसता। अब इसमें मुश्किल इतनी नहीं है, सिर्फ बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि उनको नंबर जो हैं उसके के वो याद नहीं होते कि किसने कितने नंबर जो है ऑफ ट्रेडिशंस यानी कि हदीसें कोट की थी। इसका इजीएस्ट वे ये है, जिन बच्चों को याद नहीं होता, कि वो ये काम करें कि वो उस हदीस को के जो नंबर को राउंड ऑफ कर लें, ओवर कर लें। जैसे हजरत आयशा ने 2210 किया, तो आप कह लें कि नियरली 2000 कर लें, या ओवर 2000 कर लें। इस तरह आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, दिस इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि कई दफा एग्जैक्ट नंबर भी हर किताब में डिफरेंट लिखा हुआ होता है, तो बच्चे अगर राउंड ऑफ भी कर देते हैं तो इट्स ऑल राइट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें और आपने कुछ और पूछना हो?
में जो वो शिया कंपाइलेशन वाली बुक शिया कंपाइलेशन। अच्छा बच्चों का इसमें शिया कंपाइलेशन में ये प्रॉब्लम आती है कि जी हम शिया